पहले आतंकवाद का मतलब था पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ, बम धमाके, कश्मीर में आतंकी हमले। ये सब कांग्रेस शासन में खूब देखने को मिला। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद जब कट्टरपंथियों को लगा अब उनकी दाल नहीं गलने वाली, तो उन्होंने अपनी रणनीति बदल ली, जिसने अर्बन वॉरफेयर यानी शहरी हिंसा का रूप ले लिया है। यानी शहर शहर दंगे करवाओ, विरोध प्रदर्शनों में हिंसा फैलाओ और फिर खुद को विक्टिम बताओ। षड्यंत्र, आप देखिए, इसको षड्यंत्र का नाम दीजिए। भावनाएं उनकी आहत हुई और उन लोगों ने जो किया, हम तो जहाँ रह रहे हैं। एक मास्टरमाइंड का नाम सामने आता है फहीम खान का, कि उसने ऐसी भाषणबाजी की, उकसाया युवाओं को कि युवा हाथों में पत्थर लेकर आए। नहीं, गलत बातें बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों को, और मेन आरोपी पुलिस वाले, क्योंकि वो मुसलमानों को ही बदनाम कर रहे हैं और उनने ही पूरा तोड़पाड़ कर रहे हैं। भारत में आतंकवाद का नया चेहरा। 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद कट्टरपंथियों को समझ आ गया था कि अब भारत पर हमला करना मुश्किल होगा, तो उन्होंने सरहद से आतंकवाद की जगह शहरी हिंसा को हथियार बना लिया। साल 2020, ध्यान दीजिएगा, ये अर्बन वॉरफेयर का पहला प्रयोग था, जिसे अंजाम देने के लिए CAA को लेकर अफवाहें फैलाई गईं। असम से शुरू हुआ विरोध दिल्ली तक पहुंचा और दंगे भड़क उठे। IB अफसर अंकित शर्मा समेत 53 लोग मारे गए। 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि यह सोची समझी साजिश थी। वो अलग बात है कि इसके मास्टरमाइंड उमर खालिद और आरोपी शर्जील इमाम और शाहरुख लोगों को हीरो बनाने की वामपंथियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 2020 से 21 किसान के नाम पर शांतिपूर्ण धरना अचानक कब हिंसक भीड़ बन गई, किसी को समझ नहीं आया। दरअसल ये और कुछ नहीं, कट्टरपंथी और उनके आकाओं की नई स्ट्रेटजी थी, जिसमें 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर अलगाववादी झंडा लहराया गया। पुलिस पर हमले हुए, तलवारें चली। इस दौरान हर दिन 1.8 करोड़ रुपए का रोजाना नुकसान हुआ। प्रदर्शन को हिंसा का रूप देने में जब ये कट्टरपंथी सफल हो गए, तो इन्होंने अग्निवीर के नाम पर फिर देश को जलाया। ट्रेनों में आग लगाई गई, जिससे रेलवे 470 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। साल 2023, नूह में धार्मिक यात्रा पर हमले के बाद सांप्रदायिक दंगे किए गए, संपत्तियां जलाई गई, पुलिस पर हमला किया गया। लेकिन वामपंथी पत्रकारों और बुद्धिजीवियों व दंगाइयों को बेचारा बना दिया। नूह दंगे के मुख्य आरोपी मम्मन खान को कांग्रेस ने टिकट रूपी इनाम भी दिया। 2024 संभल दंगे। कोर्ट के अनुसार संभल के विवादित स्थल के सर्वे के दौरान पत्थरबाजी की गई। 2025 मऊ और नागपुर हिंसा। कभी भारत की जीत के जुलूस को बहाना बनाकर तो कभी औरंगजेब का हवाला देकर पत्थरबाजी की गई। इन सभी शहरी हिंसा में एक बात कॉमन थी, सभी में हिंसा के लिए गलत अफवाहों का इस्तेमाल किया गया। कट्टरपंथियों को राजनीतिक नेताओं का सपोर्ट मिला। सभी दंगों की प्लानिंग पहले से की गई, क्योंकि हिंसा स्थल पर भारी मात्रा में पत्थर कैसे आ सकते हैं, एक साथ भीड़तंत्र पुलिस पर कैसे अटैक कर सकती है। किसे फायदा हो रहा है इस शहरी आतंकवाद से? देश विरोधी ताकतें जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं। कुछ लालची राजनीतिक दल जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विदेशी सोरोसवादी संगठन जो भारत में अराजकता फैलाने के लिए फंडिंग कर रहे हैं। ऐसे में अब देशवासियों को समझना होगा कि अब दुश्मन सिर्फ सरहद पर नहीं, बल्कि हमारे ही शहरों, सड़कों और गली मोहल्लों में घूम रहा है। इनके हाथों में बंदूक नहीं, बल्कि भीड़ है। अब वक्त आ गया है कि हम इस आतंकवाद 2.0 को पहचानें। लड़ाई अब सिर्फ आतंकवाद से नहीं, बल्कि उन ताकतों से भी है जो इसे पाल पोस रही हैं।